पुराने कले की हंसी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ रहते थे। एक दिन गांव में एक नई खबर आई कि करीब के पुराने कले में किसी की हंसी सुनाई देती है और रात के वक्त अजीब सी आवाजें आती हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह कला कदीम जमाने का है और यहाँ एक खौफनाक हादिसा पेश आया था। कुछ लोग ये भी कहते थे कि यह कला आसिब ज़दा है। एक दिन 3 दोस्त अली, फ़हीम और नाज फैसला करते हैं कि वो इस कले का मुआयना करेंगे ताकि ये जान सके कि वहाँ क्या हो रहा है। वो रात के वक्त कले की तरफ चल पड़े। हुआ में टूटे फूटे दरख्तों की सरसराहट और रात की खामोशी जैसे उनका पीछा कर रही हो। कला के दरवाजे तक पहुंचते ही एक सर्द हवाओं का झोंका आया और दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई। अंदर दाखिल होते ही एक गैर मामूली खामोशी ने उनका इस्तकबाल किया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और मिट्टी के चेहरे नजर आ रहे थे, जैसे कोई उन्हें गहरी नजरों से देख रहा हो। नाज की नज़र एक दरवाजे पर पड़ी जो किसी के कदमों के निशानों से भरा हुआ था। उन तीनों ने फैसला किया कि वो इस दरवाजे के पीछे जाएंगे। दरवाज़ा खोला तो सामने एक बड़ी सी सीढ़ी नजर आई जो नीचे तहखाना की तरफ जाती थी। जैसे ही वो सीढ़ियों पर कदम रखते, एक हंसी की आवाज़ आई जो उनके दिलों को दहला देती थी। वो हंसी बढ़ती गई और फिर अचानक एक साया उनके सामने आ गया। ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक बेशक्ल मखलूक थी जो रात की तारीकी में गायब हो गई। वो मखलूक उनके करीब आई और उन्हें एक चमकदार नज़रों से घूरने लगी। नाज और अली और फ़हीम डर के मारे वही खड़े रहे, जैसे उनकी सांसें रुक गई हो। अचानक मखलूक ने एक आह भरी और फिर हंसी के साथ गायब हो गई। उन तीनों को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो कोई खौफनाक राज खोलने के करीब पहुंच गए हो। वो वापस गांव की तरफ दौड़ने लगे और जैसे ही गांव के करीब पहुंचे, हंसी फिर सुनाई देने लगी। लेकिन इस बार वो हंसी उनके पीछे नहीं, बल्कि गांव के हर घर से आ रही थी। जब वो वापस अपने घरों में पहुंचे तो किसी ने नहीं बताया कि वो किसकी हंसी थी। लेकिन अब भी हर रात उन तीनों को वो हंसी सुनाई देती है और वो जानते हैं कि वो कभी इस खौफनाक राज को नहीं जान पाएंगे। बाब 2, हंसी का राज। नाज, अली और फ़हीम रात को एक दूसरे से मिलने के बाद इस खौफनाक वाक़ये के बारे में सोचने लगे। वो तीनों जानते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा था जो वो अभी तक नहीं समझ पाए थे। गांव के बुजुर्गों ने तो ये भी कहा था कि कले में कुछ ऐसा छुपाया गया है जिसे कोई नहीं जानना चाहता। लेकिन सवाल ये था कि वो कुछ क्या था। एक दिन नाज ने फैसला किया कि वो इस मुहिम्मा को हल करने के लिए कले की मज़ीद तफ्तीश करेगी। इसने अली और फ़हीम को बताने की बजाय अकेले जाने का फैसला किया ताकि इस राज तक पहुंच सके। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक बार नहीं था, बल्कि ये एक गहरी हकीकत थी जो इस कले की दीवारों में दफन थी। बाब 3, कले का राज। नाज कले की तरफ चली गई और जब वो वहां पहुंची तो इसे महसूस हुआ कि कला मज़ीद भयानक नजर आ रहा है। दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया, जैसे किसी ने इसे अंदर जाने के लिए दावत दी हो। नाज अंदर दाखिल हुई और जैसे ही इसने कदम रखा, इसे वही पुरस्रार हंसी सुनाई दी। हंसी की आवाज़ ने इसके दिल को हिला दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता कले के अंदर बढ़ती गई और एक दरवाजे के सामने आ खड़ी हुई। वो दरवाज़ा बिल्कुल पुरस्रार था, जैसे वो कुछ राज छुपाए हुए हो। नाज ने हिम्मत जताई और दरवाज़ा खोला। अंदर एक तहखाना था जिसकी तरफ एक सीढ़ी जा रही थी। नाज ने सीढ़ियों पर कदम रखा और नीचे उतरी। वहाँ एक बड़ी कमरा था जिसमें एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। आईने के सामने एक खौफनाक साया था जो अपनी जगह पर खड़ा था। नाज की सांसें रुक गईं, लेकिन वो बदस्तूर सामने बढ़ रही थी। बाब 4, आईने में छुपे हुए राज। आईने के करीब पहुंचते ही नाज ने देखा कि वो साया एक शख्स का था, लेकिन इसका चेहरा बहुत धुंधला था। अचानक आईने में कुछ और दिखने लगा। नाज ने चौंक कर पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन वो साया गायब हो चुका था। नाज ने फिर आईने में झांक कर देखा। इस बार वो चेहरा वाज़े हो गया था। वो चेहरा एक कदीम जवान का था, जिसकी आंखें बहुत गहरी और खून आलूद लग रही थी। वो शख्स हंसता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इसकी हंसी में गम और अजियत का उनसर था। नाज का दिल धड़क रहा था और वो जानती थी कि इस आईने में कुछ ऐसा छुपा है जो इससे पहले किसी ने नहीं देखा। बाब 5, एक और हंसी। नाज वापस गांव की तरफ भागने लगी, लेकिन जैसे ही वो कले के दरवाजे से बाहर निकली, वो फिर से वो हंसी सुनने लगी। ये हंसी इसे बिल्कुल पीछे से आती हुई महसूस हुई। इसके कदमों में तेजी आ गई और वो फौरन गांव पहुंच गई।
गांव में अली और फ़हीम इसका इंतज़ार कर रहे थे। नाज ने उन्हें बताया कि किले में कुछ और था, लेकिन वो कुछ और नहीं बता सकी। लेकिन इसने एक बात का इंकिशाफ किया कि वो आईना एक दरवाजे की तरह था, जो किसी और दुनिया के रास्ते की तरफ खिलता था। बाब 6 आईने का दरवाज़ा। नाज, अली और फ़हीम ने दोबारा किले का रुख किया। इस बार वो तीनों एक साथ गए। किला पहुंचकर नाज ने उनको आईने के बारे में बताया। तीनों इस आईने के सामने खड़े हुए और उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ये आवाज़ आईने से निकलकर उनके दिमागों में गूंजने लगी। फिर अचानक आईने की सतह में एक दरवाज़ा खिल गया और एक और दुनिया की झलक दिखाई देने लगी। बाब 7 दूसरी दुनिया। नाज, अली और फ़हीम एक दूसरे को देखकर इस दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए जहां सब कुछ स्याह और खौफनाक था। वहां आसमान पर काला धुआं छाया हुआ था और जमीन पर जली हुई अशिया के निशान थे। अचानक वही साया फिर से सामने आ गया। ये साया किसी इंसान का नहीं बल्कि एक इंतहाई पुराना और खौफनाक मखलूक था, जिसकी हंसी गूंज रही थी। बाब आह माजी का राज। नाज ने इस मखलूक को पहचाना। ये वही चेहरा था जो आईने में था। वो मखलूक दरअसल किले के असल मालिक की रूह थी, जो किसी खौफनाक हादिसे का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गया था। इसकी हंसी दरअसल इसकी अजियत और इंतकाम की अलामत थी। नाज ने फैसला किया कि वो इस रूह को आज़ाद करेगी ताकि गांव और किले की रिहायशियों को सुकून मिले। बाब 9 रूह का इनाम। नाज, अली और फ़हीम ने इस रूह को पुरसुकून करने की कोशिश की। उन्होंने एक पुरानी किताब से वो तरीका ढूंढा जिससे वो इस रूह को आज़ाद कर सकते थे। आखिरकार वो कामयाब हो गए और किले की हवा साफ हो गई। बाब 10 गांव की सुकून। किले के वाक़ये के बाद गांव में सुकून छा गया। कोई भी अब रात के वक्त खौफ का शिकार नहीं होता था। नाज, अली और फ़हीम ने फैसला किया कि वो इस राज को हमेशा के लिए अपने दिलों में छुपाए रखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ अपने आप को हल कर लेती हैं। लेकिन कभी कभार जब रात की खामोशी में एक हंसी सुनाई देती है, तो वो तीनों जानते हैं कि वो गांव में नहीं बल्कि इसकी गहराई में छुपे हुए एक राज के करीब हैं। बाब 11 एक नया खौफ। गांव में सुकून तो वापस आ गया था, लेकिन नाज, अली और फ़हीम के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब भी रात की तारीकी में खामोशी छाती, वो तीनों कुछ ऐसा महसूस करते जैसे वो एक नए राज के करीब पहुंच रहे हो, एक ऐसा राज जिसे वो अभी तक नहीं समझ पाए थे। एक दिन नाज को एक पुरानी किताब मिल गई थी जिसमें किले के मालिक की रूह के बारे में मज़ीद तफसीलात थी। किताब में लिखा था कि ये रूह कभी भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हो पाई थी और वो हमेशा किसी न किसी सूरत में वापस आ जाती है। ये भी बताया गया कि किले की ज़मीन पर मौजूद किसी न किसी शय में इसकी ताकत दफन है और वो हमेशा इस ताकत को दोबारा हासिल करने की कोशिश करता रहता है। नाज ने इस किताब को अली और फ़हीम को दिखाया और वो तीनों दोबारा किले का रुख करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझना था कि वो जो कुछ भी गुजर चुका है वो मुकम्मल नहीं था। बाब 12 किले का जदीद राज। किले में दाखिल होते ही तीनों ने महसूस किया कि कुछ बदल चुका है। हर कमरा, हर दरवाज़ा और हर सीढ़ी पहले की तरह नहीं लग रही थी। हवा में एक सटी सी खुश्की थी और दीवारों पर अजीब सी शक्लें बन चुकी थी, जैसे कुछ छपकर उनके पीछे आ रहा हो। नाज ने किताब के सफ़हात को खोला और जल्दी से पढ़ना शुरू किया ताकि वो मालूम कर सके कि अब वो किस रास्ते पर जा रहे हैं। किताब में एक ख़ास तज़किरा था, जहाँ तक ज़मीन का गहराई है वहाँ तक रूह का राज छुपा है, और जहाँ तक ज़मीन का ऊपर है वहाँ तक इसकी लज्जत का अज़ाब पहुँचता है। ये पढ़कर नाज के जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। वो समझ चुकी थी कि रूह की ताकत ज़मीन के नीचे दफन है और इस तक पहुँचने का एक ही तरीका है, एक ख़ास चाबी जो किले के अंदर मौजूद एक दरवाजे के पीछे छपी थी। बाब 13 चाबी का राज। वो तीनों अब किले की तह में जाकर इस दरवाजे को तलाश करने लगे जिसका तज़किरा किताब में था। एक अजीब सी गहरी खामोशी थी और जैसे ही वो एक कमरे में दाखिल हुए, उनकी नज़रें एक पुराने संदूक पर जा टिकी। नाज ने संदूक खोला और अंदर एक पुरानी सी चाबी देखी। ये चाबी एक कदीम तर्ज की थी, जिसके किनारों पर अजब किस्म के नक्श और निगार थे। नाज ने वो चाबी उठाकर कहा, ये वो चाबी है जिसकी हमें ज़रूरत थी। बाब 14 दरवाजे का खिलना। चाबी को अपने हाथ में पकड़े हुए वो तीनों किले के एक और कमरे में पहुंचे जहां एक सुनसान दरवाज़ा था। नाज ने चाबी को दरवाजे में डाला और मुड़कर अली और फ़हीम को देखा।
ایک گہری سانس لے کر اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک زوردار آواز آئی اور ایک اور دنیا کا منظر سامنے آیا۔ اس بار یہ دنیا بالکل مختلف تھی۔ اس کی فضا میں ایک عجیب سی روشنی اور سکون تھا، لیکن ساتھ ہی کچھ غیر معمولی بھی تھا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک آواز سنائی دی جو کہ غمگین اور پراسرار تھی۔